हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो ये था डैश, ये ट्रांसपोज था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था, और ये मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अच्छा, ये जो ट्रांसपोज है उसे यहाँ पर आप मैट्रिक्स की तरह सॉल्व कीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। उसी तरीके से इसको आप सॉल्व कीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो पॉलिनोमियल है। अभी हम पढ़ेंगे अगले चल के कि ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स काम करती है वहीं पर वैसे ही यहाँ पर जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पर काम करेगा, जिस तरीके से मैट्रिक्स में काम करता है। खैर, इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। हम लोग अगले बढ़ते हैं, और अगले बढ़ने से पहले देखो, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहचाननी है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपके पास में दिया है, सपोज़ टी ऑफ R2 से R2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, और इस तरीके से डिफाइन है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी निम्न बातों में से। तो निम्न बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0। ठीक है, और दूसरी है टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,1। तीसरी टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y कॉमा 7y। ठीक है, ओके। हमसे पूछा है कि कौन कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कौन कौन सी नहीं होगी। ठीक है, चौथा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स। अब इनमें से हमसे पूछा है कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखिए, एक बात समझिए, कभी भी अगर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे टी ऑफ ए कॉमा बी, इस टाइप से लिखा हुआ है कि टी ऑफ, इधर लिखा हुआ है मान लीजिए ए एक्स कॉमा बी वाई, इस तरीके से मान लो आपको कभी भी डिफाइन है, और पूछा है आपसे कि ये तुम्हारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। देखो, शॉर्टकट ये है, अगर कभी भी आपको इधर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है के, अगर वो तुम्हारा एडिशन में हो तो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो तो बहुत सी वैसी बहुत दिक्कत होती है। तो सिंगल कभी भी कांस्टेंट अगर सिंगल सिर्फ लिखा हुआ तो वो भी कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ध्यान रखना ये चीज़। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई में हो तो जैसे के इंटू ए एक्स है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट है तो कोई हमें समस्या होने वाली नहीं है। अगर सिंगल है तब भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में तब भी नहीं होगा, एडिशन में तब भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए कि भाई एक्स, इधर देखो ये मतलब डिफ़ाइन किस तरीके से डिफ़ाइन है तुम्हारा R2/R में, और इधर ए एक्स प्लस बी वाई, देखो दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ एक्स यहाँ वाई। ठीक है, यहाँ एक्स यहाँ वाई, और यहाँ भी एक्स यहाँ भी, दोनों एक्स और वाई कैसे हैं? वेरिएबल हैं। कभी भी आपके पास में एक्स साइन वाई आ जाए, मतलब साइन के साथ में या कॉस के साथ में वेरिएबल आ जाए, तो वो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। या सिर्फ साइन एक्स आ जाए और साइन वाई आ जाए तो वो भी कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, चलो मैं इसे मिटाता हूँ, नोट कर लेना, इसमें नोट करने वाली चीज़ ही क्या है, ध्यान रखना बस। अब देखो, और हाँ, अब 0,0, चलो मैं एक आपको नोट लिखवा देता हूँ। नोट ये है, छोटा सा नोट है, लिख लीजिए।
नोट ये है कि आपके पास में अगर ज़ीरो इज इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू हमेशा ज़ीरो होता है, और ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आंख बंद करके लगा दो, अगर इधर ज़ीरो लिखा हुआ है, इधर टी ऑपरेट है, तो वो हमेशा ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वो हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर क्या है, 0,0 है, तो ये हमेशा होगी, इसमें कोई संदेह करने वाली बात ही नहीं है। देखो ये देखो इधर 1 आ गया तो ये नहीं होगी, कहीं पर भी 1 आ जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं। यहाँ देखो, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, यहाँ भी, उससे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये होगा। अच्छा ये वाला बताओ, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ये भी होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अगर आपके पास में कभी भी मान लो ऐसा आ गया अगर मान लो आपके पास में टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ऐसा आ गया, जैसे, अरे यार, हाँ, जैसे आपके पास में मान लो ऐसा आ गया कि भाई नेट तो खुला हुआ नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, अरे नेट खुला हुआ है तभी तो आ रहा है मैसेज। चलो कोई बात नहीं, नेट अभी हम बंद कर देंगे। अब देखो अगर आपके पास में मान लो ऐसा है कि आपके पास में दिया है सपोज़ एक्स इंटू वाई और वाई, इस तरीके से है। कहने का मतलब है दो वेरिएबल हैं, उनका मल्टीप्लाई है, तो वो भी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो वो भी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना चीज़, समझ में आई बात? अच्छा चलिए, अगर आपके पास में ऐसा दिया हुआ है तो जैसे टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, आपके पास में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर दिख जाए तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना, ये हमेशा कभी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर स्क्वायर दिया है तो ठीक है, और हमें डिफाइन लीनियर में दिया है ना, दिया है स्क्वायर, तो वो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। और देखो अगला एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, आपके पास में दिया है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ये होगा? नहीं होगा। क्यों? यहाँ देखो कांस्टेंट ऐड हो गया, नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपको एक एग्जांपल और है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लो दिया है एक्स प्लस 1 कॉमा वाई, ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट आ गया। जैसे ही कांस्टेंट दिख जाए हटा दो, ख़त्म करो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लो दिया है साइन एक्स साइन वाई, ये होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है, साइन के साथ में वेरिएबल आ गया ना, नहीं होगा। अच्छा, अगर आपके पास में दिया है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फ़ा और एक्स कॉस बीटा प्लस वाई टैन गामा, ये होगा? बताओ, इसमें आप सोच के बताओ, ये होगा? यहाँ देखो साइन अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अगर साइन के साथ में यहाँ पर वेरिएबल आ जाता तो नहीं होता। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट, हाँ हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई, अरे हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो 10x लिखा हुआ होता तब भी नहीं होता, अगर वेरिएबल आ गया तो फिर होगा नहीं। अच्छा, सर चुप क्यों हो गए अगर ये है तो ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये सब अगर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर इनके साथ में वेरिएबल होगा तो फिर होगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा जी, ओके, चलिए एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं, और एग्ज़ाम्पल है सिंपल सा। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया है कि इस बार दिया है टी आर से आर स्क्वायर में डिफाइन है, मतलब 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइन है? ये दिया है टी ऑफ एक्स, इधर देखो 1 डायमेंशनल है तो एक ही एलिमेंट आएगा, और ये दिया है एक्स कॉमा एक्स। अच्छा, ये डिफ़ाइन कैसे? ये डिफ़ाइन है टी ऑफ एक्स कॉमा सॉरी वाई तो आएगा ही नहीं, इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा वी एक्स, इस तरीके से डिफ़ाइन है।
तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा पहला। दूसरा, अगर आपसे बोले कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा ज़ीरो, ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इधर ज़ीरो है, ज़ीरो भी तो कांस्टेंट है। अरे ज़ीरो से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ज़ीरो होगा भाई, होगा होगा होगा। तीसरा, अगर टी ऑफ एक्स बराबर हमको दिया है मान लो टू एक्स कॉमा एक्स, ये भी होगा। चौथा, अगर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मान लो एक्स कॉमा वाई दिया है, ये होगा, ये भी होगा। ये नहीं होगा, क्यों? देखो कहीं पर आपको वाई दिख रहा है, इधर इसमें डिफाइन आपने किया, कहीं पर वाई दिखा नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है कि जो इधर x होगा वही देखो इधर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ में होके आ रहा है। यहाँ पर आ गया है y। अब y जब है नहीं तो y कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, सीधी सी बात है। कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या, ये नहीं होगा। पाँचवा मान लो आपके पास में दिया हुआ है कि टी ऑफ एक्स कॉमा मतलब एक्स कॉमा क्या, एक्स प्लस वन कॉमा एक्स, ये होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सिंपल है ना? तो इस तरीके से आपको पहचानना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस बार हमें दिया है टी ऑफ आर क्यूब ओवर आर से, आर क्यूब ओवर आर में हमको डिफाइंड है, और टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर थ्री से आर थ्री में डिफाइन है। इस तरीके से है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कॉमा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई कॉमा एन जेड। इस तरीके से डिफाइन है। हमसे पूछा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और हमसे पूछेगा क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। पहली, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमारे पास में है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये होगा। दूसरा, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तुम्हारे पास में है एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ये होगा। और तीसरा, ये वैसा ही है, इसके बराबर में दिया हुआ है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ये होगा। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसमें और हैं। और चौथा एग्जांपल है, ये सब वैसा ही है। मैं इधर वाला ये वाला लिख रहा हूँ, ये सब टी एक्स कॉमा वाई इधर साइड में सब यही चल रहा है। ठीक है, ये है टू एक्स कॉमा टू एक्स कॉमा टू एक्स, ये होगा। और देखो पाँचवा, इधर आपको दिया है वाई कॉमा जेड कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और छठा क्या है? छठा है तुम्हारे पास में एक्स कॉमा वाई जेड। बताओ इनमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? ये होगा पहला वाला, हाँ बिल्कुल होगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई एक्स कॉमा वाई का मल्टीप्लाई नहीं है, कोई साइन एक्स नहीं है। ठीक है, होगा ये वाला। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वन एडिशन में आ गया, ये नहीं होगा। ज़ीरो 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 तो हमेशा होता है। ये देखो कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, वाई जेड नहीं है, क्या दिक्कत है? ज़ीरो ज़ीरो मान लो तो ये होगा। और ये यहाँ पर भी ये होगा। ये बताओ, यहाँ देखो वाई जेड मल्टीप्लाई हो गया तो ये नहीं होगा। बताओ कहीं चेक करने की ज़रूरत है? डेफिनेशन लगाने की कुछ ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है, आराम से चेक करो, आंसर पाओ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे और हम लोग एग्जांपल करते हैं, सिंपल एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे देखो हाँ, जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड, सही है, चलो ओके। देखो हाँ, ओके। देखिए जैसे टी ऑफ आर से आर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ये दिया है तुमको टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स। ठीक, अच्छा
अब हमको पूछा है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें से पूछा कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आपको दिख रहा होगा इधर कांस्टेंट दिख रहा है इस वाले पार्ट में, तो ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। यहाँ देखो वेरिएबल है, यहाँ 0 है, ये दोनों होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से कर लोगे, कोई मतलब टफ़ नहीं है, ये आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। और अगले बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ a linear transformation from R3 over R2, मतलब R3 से R2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है। बताइए कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। पहला पार्ट ये है कि f x y z, अरे बात वही है, ये ऐसे लिखा हुआ है x, y, z इस तरीके से। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इस तरीके से लिख लो। और ये डिफ़ाइन है हमको 4x + y इस तरीके से, मतलब ये दिया 4x + y इस तरीके से डिफ़ाइन है। ठीक है, और b है हमारे पास में f x, y, z बराबर दिया है z - x और x + y। बताओ, ये नेट में आया हुआ है क्वेश्चन मुझे लग रहा है इससे सरल तो कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा पूरे पेपर में। x + y और d ऑल आर करेक्ट। अब ये नेट का क्वेश्चन है, लेकिन नेट वाला है इसमें कुछ, बताओ कुछ नेट वाला लॉजिक है? कुछ नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना है कि भाई इधर कांस्टेंट है कि नहीं है। तो पहला तो आप देखते ही काट दीजिए, भाई इधर कांस्टेंट आपको दिख गया तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ये वाला देखो, इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, ये होगा ख़त्म। ये वाला होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया एक्स और वाई का, दो वेरिएबल का, तो ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा। बी ऑप्शन सिर्फ सही है। बताओ, ये क्वेश्चन आया था नेट में, बताओ इसमें सॉल्व करना था, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा ओके, ठीक है। अब चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग, और अगले बढ़ने से पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए देखो, अब है, मैं आपको बताता हूँ सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अब देखो इसमें समझो, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, जैसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी है कि टी तुम्हारी R2 से R2 में जा रही है। ठीक है, ओके। और टी ऑफ एक्स कोमा वाई ये किस तरीके से जा रही है कि प्रोजेक्शन ऑफ, देखो थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो भी ये जा रही है, मतलब R2 से R2 में जा रही है, और टी एक्स कोमा वाई इस तरीके से डिफाइन है कि इधर जो आएगा वो प्रोजेक्शन आएगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। अब मुझे बताओ ये क्या होगा?
प्रोजेक्शन ऑफ मतलब प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स कोमा ज़ीरो। बोलो, नहीं समझ में आया? देखो जैसे मान लो ये है, अब किसी भी पॉइंट का मुझे एक्स मतलब ये क्या एक्स वाई प्लेन है, R2/R है। अब मुझे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन लेना हो, सपोज़ एक्स कोमा वाई पॉइंट है ये, और प्रोजेक्शन मुझे किस पे लेना है, एक्स कोमा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस ये रहा, इस पे प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई। तो इससे जैसे आप परछाई लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ कहीं पर आएगा एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ वाई तो ज़ीरो होता है, तो एक्स कोमा ज़ीरो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो इसका मतलब यही है कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखना, यानी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पे परछाई देखना। तो परछाई कैसी दिखेगी भाई, अगर हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स कोमा ज़ीरो हो गया। अच्छा, एक्स कोमा ज़ीरो हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बोलो सही बात है। अच्छा जी, चलो अब देखो, जैसे मुझे मान लो टी ऑफ एक्स कोमा वाई, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँगा तो इसे मैं कैसे, मतलब एक्स कोमा ज़ीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरा सवाल है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 1 0 0 0 का मल्टीप्लाई एक्स कोमा वाई से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स कोमा ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो इस मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलो सही बात है। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे T5,7 का आपको मान लो प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता है क्या आएगा, 5,0 ही आएगा। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 0 0 0 और 5 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5,0, इस तरीके से आ जाएगा, बोलो सही बात है या नहीं। अच्छा चलो, देखो दूसरा है, दूसरा क्या है, टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो क्या होगा बताओ, ये 0,y होगा कि नहीं होगा, बोलो सही बात। तो ये कैसे होगा, ये होगा तुम्हारा 0,y। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि टी मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, अब आपको एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका आप एक्स कोमा वाई से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 0,y आ जाए, ये आपको ढूंढना है। तो क्या मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, ये होगा 0 0 0 1, ये होगी भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारी बातें हो गई, ठीक है। चलिए जी, ओके। अब मैट्रिक्स मैंने क्यों बताई है, अभी इसका कारण है, देखो अभी इसका हम रीज़न समझेंगे। जैसे देखो एग्ज़ाम्पल अगला करते हैं, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी है तुम्हें R3 से R3 में दी है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन है टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये अंदर उधर चला गया, हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं R3/R3, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमें टी एक्स कोमा वाई जेड इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा ऑन एक्स वाई एक्सिस। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा उसको हम प्रोजेक्शन यहाँ पर कहीं पर देखेंगे, ठीक है। थोड़ा टफ पड़ेगा देखना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि भाई प्रोजेक्शन देखना है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो यानी उसी के पॉइंट आएंगे, बाकी सब पे ज़ीरो कर दीजिए, सिंपल, इतना आप ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपसे बोला है कि एक्स वाई प्लेन पे देखना है प्रोजेक्शन, तो एक्स और वाई को रखिए
बाकी z को 0 कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर किया था ना कि हमने यहाँ पर y एक्सेस देखा था, y एक्सेस, तो y को रखिए, बाकी x को 0 कर दीजिए, सिंपल। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन देखते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स में किस तरीके से दिखेगा? मैट्रिक्स में आपको किस तरीके से दिखेगा? चलो मैट्रिक्स छोड़ो, सिंपल आप ऐसा ही समझो। और अगर मान लो आपको प्रोजेक्शन दिया है कि इस तरीके से, मैट्रिक्स अभी हम बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे, अभी छोड़ो इसमें। अगर मान लो टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इस तरीके से दिया है कि प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, तो ये क्या होगा बताओ? प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, ये क्या होगा? वाई जेड का मतलब क्या है? एक्स का 0 और वाई कोमा जेड, इस तरीके से। ठीक है। और अगर प्रोजेक्शन बोल दे कि प्रोजेक्शन ऑन टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अगर ये आपसे बोल दे प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, तो ये क्या होगा बताओ? ये तुम्हारा सिंपल मतलब कौन सा नहीं है? वाई नहीं है, तो वाई नहीं है तो वाई को 0 कर दो, तो एक्स 0 और जेड, ये होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना कि अगर मतलब जिस पे अगर एक्स वाई प्लेन पे आपको प्रोजेक्शन लेना है तो जेड को 0 कीजिए, वाई जेड पे प्लेन पे 0, वाई जेड पर अगर आपको प्रोजेक्शन लेना है तो एक्स को 0 कीजिए, और एक्स जेड पे अगर आपको प्रोजेक्शन लेना है तो वाई को 0 कीजिए। ठीक है। अब यहाँ से देखो अगले हम लोग बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ी काम आएगी आपको, बहुत काम आएगी। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसे ध्यान से समझना। जैसे टी, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो टी आपके पास में R2 से R2 में डिफ़ाइन है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइंड की गई है कि a, b बराबर c, d। ठीक है, a, t ऑफ a, b बराबर c, d, इस तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक। अच्छा, अब देखो एक चीज़ समझो, और मैंने एक चीज़ और बोल दी है आपसे कि यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए कि रोटेशन ऑफ a, b थ्रू एन एंगल अल्फ़ा। देखो ये चीज़ समझो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला क्या है, मतलब हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं टी a, b इज इक्वल टू c, d तब आ रहा है जब हम रोटेट कर रहे हैं a, b, जो भी हमारा पॉइंट है ना उसको रोटेट कर रहे हैं अल्फ़ा एंगल के साथ में, तब ये हमारा c, d आ रहा है पॉइंट जो भी आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब समझिए। जैसे एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ओके, ये मान लो मैंने बना दिया इस तरीके से, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, देखो, अरे हट जा यार अभी। देखो ठीक, अब देखो ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा क्या है वाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि टी ऑफ a, b इज इक्वल टू c, d आया। ठीक है, ये तब आया है जब हमने a, b को अल्फ़ा एंगल के साथ में रोटेट किया, घुमाया है। कैसे? देखो मान लो ये तुम्हारा पॉइंट होगा कोई, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट होगा, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है a, b। ठीक है, अब इसको मैंने अल्फ़ा एंगल के साथ में रोटेट किया है,
एंटी क्लॉकवाइज। कैसे किया है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं इधर लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चित्र वित्र बनाने में दिक्कत होगी। तो ए कॉमा बी को मैंने अल्फ़ा एंगल के साथ में एंटी क्लॉकवाइज किया है, मतलब इधर की साइड में, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास में रोटेट हो गई, यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया? इधर साइड में थोड़ा सा हो जाएगा, मान लो इधर पहुँच गया, रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये जो पहुँच गया, अब इसको मैंने कहाँ पर घुमाया? अल्फ़ा एंगल के साथ में घुमाया है, मतलब ए कॉमा बी को मैंने अल्फ़ा एंगल के साथ में रोटेट किया, तब मुझे जो पॉइंट मिला है वो सी कॉमा डी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप जैसे आपने ये, अगर आपको चित्र समझ में आया तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मैं आपको देखो इधर बता रहा हूँ, जो यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये समझो, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ पर मान लो जैसे ये कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, ये मान लो एंगल है थीटा, ओके। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये बी होगी तुम्हारी, और ये तुम्हारी कितनी होगी? ये ए होगी, और ये तो पता ही है। अब इसको मान लो मैंने घुमा दिया अल्फ़ा, मतलब इसको मैंने, चलो घुमाओ मत इसको अभी। जैसे अगर इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहीं पर अगर इसी की मैं बात करूं, तो ये डिस्टेंस मान ले रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस मेरे पास में आर है। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में अगर इसको लिखना चाहता हूं तो ये आप मुझे बता सकते हो, ए कॉमा बी को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना? बोलो, अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं ए कॉमा बी को लिखना चाहूँ तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉमा आर साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ? ये आपने पढ़ा ही होगा। अरे यार, नहीं पढ़ा है तो सुनो, आप भी कमाल करते हो। देखो समझो, जैसे यहाँ पर मैंने ये बना दिया। अब ये पॉइंट क्या? ए कॉमा बी, और ये डिस्टेंस है तुम्हारी ए, और ये डिस्टेंस है बी, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर मैं आर मान लेता हूँ तो देखो ये क्या होता है? ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ लंबटे कण, तो बी बटे आर, तो बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर आर साइन थीटा नहीं हो गया? बोलो। और इसी तरीके से ए बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। तो वैसे ही अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप यहाँ इस चित्र में बताइए, इस चित्र में बताइए। जैसे यहाँ पर मैं देखो ए कॉमा बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सी कॉमा डी को क्या लिख सकता हूँ? मुझे सी कॉमा डी के बारे में बताइए। सी कॉमा डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? समझो, अगर यहाँ पर एंगल तुम्हारा थीटा है और अल्फ़ा एंगल से आपको रोटेट किया, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया? ये पूरा एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा बन गया। बोलो, अल्फ़ा प्लस थीटा बन जाएगा। अच्छा, और अगर ये डिस्टेंस मैं पूरी आर मान लूँ, तो यहाँ पर देखो पॉइंट ये जो होगा, ये तुम्हारी डिस्टेंस क्या होगी? ये तो सी होगी, और ये पूरी क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, हाँ या ना? ये सी हो जाएगी, ये डी हो जाएगी। अब ये वाली सी हो गई, ये कितनी होगी? डी। तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या? अल्फ़ा प्लस थीटा। बोलो, सही बात है। और सेम मैं इस वाली डिस्टेंस को बी को डी को क्या लिख सकता हूँ? आर साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या? अल्फ़ा प्लस थीटा। बोलो, ये कहानी समझ में आई, हाँ या ना? लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अब देखो यहाँ से सी कॉमा डी, सी कॉमा डी को देखो आर है। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, मतलब जो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना, वो खोल दीजिए। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कितना हो जाएगा? आर देखो मल्टीप्लाई में है, तो आर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा यानी और साइन अल्फ़ा, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी? कॉमा इसको सेकंड वाले को, इसको आर, अब देखो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए
साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी, आर साइन साइन ए कॉस बी और प्लस आर कॉस ए साइन बी। ठीक है, बोलो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, हमें पता है कि a बराबर हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और b बराबर लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आर कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, तो a कॉस अल्फ़ा हो गया। बोलो सही बात है। यहाँ पर आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, b, तो कितना हो गया माइनस का b साइन अल्फ़ा। बोलो सही बात है। यहाँ पर आर कॉस थीटा, इसको तो कितना हो गया आर कॉस थीटा a साइन अल्फ़ा। सही बात है। और प्लस यहाँ पर आर साइन थीटा क्या लिख सकते हैं b, तो b कॉस अल्फ़ा। बोलो सही बात है। इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा c, d बराबर ये पॉइंट आया है। चलो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो c, d बराबर तुम्हारे पास में आया है a कॉस अल्फ़ा माइनस b साइन अल्फ़ा, कॉमा b कॉस अल्फ़ा प्लस a साइन अल्फ़ा, ये आया है। बोलो सही बात है। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था ना मैट्रिक्स, अब देखो c, d बराबर किसके बराबर दिया हुआ है, t ऑफ a, b बराबर, यही तो दिया है। तो ये तुम्हारा दिया है। अब ये तुम्हारा आया a, चलो ये इसको एक बार और लिख देते हैं, a कॉस अल्फ़ा माइनस b साइन अल्फ़ा, कॉमा b कॉस अल्फ़ा प्लस a साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और इधर आप लिख दीजिए ए बी, टी ऑफ ए कॉमा बी। बोलो ये बात सही है, लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि अभी हमने लिखा था कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर इसको हमें लाना है एक्स कॉमा ज़ीरो, तो मैं इसमें किस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 0 0 0, और ये तुम्हारा हो गया एक्स कॉमा वाई। अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक्स कॉमा ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको मैट्रिक्स हमने ढूंढनी होती मतलब हमने अपनी तरफ से ढूंढी थी ना ये मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर हमने जो बनाई है मैट्रिक्स को इसी तरीके से तो बनाई भाई। अगर मैं a कॉमा बी का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है या ना। तो ये जो आई है तुम्हारे पास में, इसे हम बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट है a कॉमा बी, अगर आपको उसको रोटेट करना है और आपको एंगल दिया होगा तो डायरेक्ट इस मैट्रिक्स में, मतलब जिस भी एंगल से रोटेट करना है, देखो अल्फ़ा एंगल से रोटेट किया ना, तो जिस भी एंगल से रोटेट करना है तो आप यहाँ पर वो एंगल डालिए और इस मैट्रिक्स का यूज़ कीजिए, वो आपको पॉइंट मिल जाएगा कि कौन से मतलब कहाँ पर पहुँचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको इसको नोट करके लिखवा देता हूँ। तो ये नोट है रोटेशन मैट्रिक्स का। तो रोटेशन मैट्रिक्स ये है, रोटेशन मैट्रिक्स कब, इफ a कॉमा बी रोटेट एन एंगल अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम a कॉमा बी पॉइंट को रोटेट करते हैं अल्फ़ा एंगल के साथ में, तब हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो ये है। इस क्या मैट्रिक्स है, देखो पीछे देख लो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलो इससे करते हैं,
अरे यार ये बनता ही नहीं है। चलो अब बनेगा, एक सेकंड बना देते हैं यार वरना। एक सेकंड, इसे सही से बनाते हैं। अब तो कर लिया अब सही से बनाएंगे भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। और अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है, इफ़ 2,2 rotate in anti-clockwise direction with π/2 एंगल। भाई है अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी थी, π/2। देन क्या आएगा पॉइंट, देन न्यू पॉइंट। हमें न्यू पॉइंट बताना है क्या है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट आपको दिया है। जैसे हमने a, b को किया था ना, a, b, तो हमारे पास में c, d आया। तो हमें यहाँ पर c, d ही पूछा है, और वो हमने c, d ही तो निकाला है। ये देखो, ये c, d ही तो आया है। a, b इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c, d ही तो मिलेगा। और ये हमने बंद किया डिब्बे में। चलो, तो इसको बस फार्मूला लगाना है। तो क्या मैट्रिक्स थी, देखो रोटेशन जो मैट्रिक्स थी, तो रोटेशन मैट्रिक्स थी हमारे पास में ना T2, 2 a, b बराबर क्या होता था, ये होता था तुम्हारे पास में मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा यानी कॉस π/2, साइन अल्फ़ा यानी साइन π/2, माइनस का था ये। अच्छा, और ये क्या था, साइन π/2 यानी साइन अल्फ़ा, और कॉस, ये दो कैसा बन रहा है, कॉस π/2। और इधर क्या था, 2, 2 था पॉइंट, यही तो था। अरे यही तो था यार, हाँ। और ये क्या देखो, 0, ये -1, ये 1, ये 0, और ये क्या था 2, 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा -2, 2 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो रोटेट होके कहाँ पर जाएगा, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, जैसे ये 2, 2 है, तो रोटेट होके यहाँ चला जाएगा फट से। ठीक है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा। और दिख ही रहा है आपको, π/2 एंगल के साथ में रोटेट करेंगे तो π/2 एंगल ये होता है, इसके साथ में रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है π/2 ये भी तो होता है, तो ये नीचे चला जाएगा इधर लेकिन नहीं 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 नहीं, नीचे कैसे होता है, π/2 यही होता है ना, ये क्या होता है, π/2 होता है ना। तो इसके अबाउट रोटेट करना है विद एंगल π/2, तो इसके अबाउट रोटेट करना है तो पलट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ज़रा। खैर, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब हमने फार्मूला हमने यूज़ कर भी लिया, तो -2, 2 पॉइंट आ गया इसका, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको 3,3 का बताऊंगा कि किस तरीके से रोटेट करते हैं। ठीक है, 3,3 का आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग रोटेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।